Hello, 12th class biology aspirants. I am back with my next video. In our previous video, I talked about the self and cross pollination, the various differences between them. In this video, we are going to study pollen pistil interaction. That is our next topic. तो बेसिकली होता क्या है, अब आपका जो एंथर है वो आपका स्टेमन से निकल के अब वो लैंड हो चुका है ओवर द स्टिग्मा वो लैंड हो चुका है बेसिकली आपका एंथर. दिस इज़ योर पोलन ग्रेन. अब ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे किस तरह से इंटरेक्शन होगी इस पोलन और इस पिस्टल की. पोलन इज़ द मेल पार्ट, पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट. तो इस पोलन और पिस्टल के बीच में किस तरह की इंटरेक्शंस होंगी, क्या ये यहाँ पे जर्मिनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे है या नहीं है. लेट्स सी अबाउट इट. सो गाइज, होता क्या है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो सारे के सारे पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं. और वही पोलन ग्रेन्स जो कंपैटिबल होंगे, जो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करेंगे, वो ही वहाँ पे जर्मिनेट कर पाएंगे. सेम स्पीशीज़ से मेरा मतलब है कि पोलन ग्रेन भी अगर एक रोज़ स्पीशीज़ के हैं और उसी किसी और बेशक प्लांट के फ्लावर का हो, बट वो भी एक रोज़ स्पीशीज़ से ही बिलोंग करता है, तो ही ये कंपैटिबल पोलन है, तो ये अपनी जर्मिनेशन शो करेगा. और जो जर्मिनेशन ऑफ पोलन्स है बेसिकली डिपेंड करती है कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन के ऊपर, जो किसके बीच में होती है. पोलन ग्रेन के पास जो प्रोटीन्स हैं और जो स्टिग्मा के पास जो प्रोटीन्स हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन रहती है. अगर वो कंपैटिबल हैं तो ही वो जर्मिनेशन शो करेंगे, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं करेंगे. दे विल नॉट जर्मिनेट एट ऑल. और अगर रिएक्शन फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब अगर वो स्पीशीज़ जो हैं दोनों की सेम है, तो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा से वाटर पिकअप करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, एंड अल्टीमेटली पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब अराइज करेगी. और इंटरेक्शन बिटवीन पोलन ट्यूब एंड पिस्टल कंटिन्यूज टिल द पोलन ट्यूब रीच द ओव्यूल. तो ये जो इंटरेक्शन है पोलन ट्यूब और स्टाइल के बीच में, पिस्टल के बीच में, ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये जो पोलन ट्यूब है ये यहाँ ओव्यूल तक नहीं पहुँच जाएगी. हेयर इज़ द ओव्यूल. तो ये पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुँचेगी बिकॉज पोलन ट्यूब क्या लेकर आएगी, मेल गैमेट, जो कि हमारा मेल पार्ट है, और इसे फ्यूज़ किसके साथ होना है, फीमेल गैमेट एग के साथ. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी वजह से होती है, राइट. अगर पोलन्स जर्मिनेट नहीं करते हैं तो इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस को हम ओवरकम भी कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर सूटेबल केमिकल्स प्रोवाइड करवाएं, सो दैट वो कंपैटिबिलिटी वो शो करे और हेल्प करे पोलन्स को टू ग्रो. सो कंपैटिबल पॉलिनेशन जब हो जाएगी तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेंगे और एक लॉन्ग पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे किसी भी जर्म पोर के थ्रू, और जो पोलन ग्रेन के जो कंटेंट्स हैं वो पोलन ट्यूब में आ जाएंगे. कंटेंट्स से मेरा मतलब है मेल गैमेट्स और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी. पोलन ट्यूब ग्रो करेगी थ्रू द टिश्यूज़ ऑफ स्टिग्मा और स्टाइल से होती हुई वो ओवरी के अंदर ओव्यूल तक रीच कर जाएगी. पोलन ट्यूब कैरिंग 2 मेल गैमेट्स रीचेस द ओवरी, तो ओवरी तक पहुंचेगी क्योंकि उसने 2 मेल गैमेट्स भी कैरी किए हुए हैं, और वो ओव्यूल तक पहुंच जाएगी थ्रू दी माइक्रोपाइल. पोलन ट्यूब अब उसके बाद क्या करेगी, वो उसके बाद सिनर्जिट्स से एंटर करते हुए फिलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए एंटर कर जाएगी ओव्यूल के अंदर. वहाँ जाकर फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा सो दैट वो पोलन ट्यूब को गाइड कर सके कि इसी साइड से एंटर होना है. तो ये जितने भी इवेंट्स हैं बेसिकली जिसमें पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, वो हो गया आपका पॉलिनेशन. और आफ्टर दैट जब पोलन ट्यूब वहाँ से अराइज करेगी और ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, दैट इज़ रेफर टू एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. तो ये एक छोटा सा टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आई थिंक कर दिया है. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए सो दैट आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके.
नाउ देर आर सर्टन पॉइंट्स जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर अगेन लिखी हुई हैं। तो वायबिलिटी ऑफ सीड, जो सीड की वायबिलिटी है कि वो एक्टिव, जो उसकी एक्टिवनेस है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज़। जैसे कुछ प्लांट्स में फ्यू मंथ्स टू सेवरल ईयर्स, तो कुछ सीड्स जो हैं काफ़ी सालों तक एग्जिस्ट करते हैं, ज़िंदा रहते हैं बेसिकली, बट कुछ के केस में कुछ मंथ्स में ही सीड्स ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओल्डेस्ट सीड जो एक्सकवेट जो निकाला गया था वो आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था। एक ल्यूपिनस आर्कटिकस एक सीड है इसी का, ल्यूपिनस आर्कटिकस का। तो इसे एक्सकवेट कहाँ से किया गया था? आर्कटिक टुंड्रा से। और ये जर्मिनेट और फ्लावर करता है आफ्टर एन एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। अगर ये 10 साल से डॉर्मेंट पीरियड में है, इनएक्टिव है, फिर भी 10,000 साल के बाद ये अगेन जर्मिनेट भी कर सकता है और ये फ्लावर भी कर सकता है। मीन्स इस प्लांट के ऊपर नए नए फूल भी खिलेंगे 10,000 साल की डॉर्मेंसी के बाद भी। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज़, एक और सीड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, आपकी बुक्स में है, और उस सीड का नाम है डेट पाम सीड। और डेट पाम का यहाँ पे इन्होंने साइंटिफिक नेम फिनिक्स डेक्टिलीफेरा भी लिखा हुआ है। अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड है, 2000 पुराना, वायबल मतलब एक्टिव सीड है। और ये डिस्कवर कब हुआ था? जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हो रहे थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस मीन खुदाई जब की जा रही थी बहुत सारी चट्टानों की, कहाँ पे? एट किंग हेरोल्ड्स पैलेस नियर द डेड सी। तब जाके ये एक सीड जो है फिनिक्स डेक्टिलीफेरा वहाँ से मिला था, जो कि 2000 साल पुराना सीड था और वायबल सीड था। वायबल मतलब एक्टिव सीड था। तो दीज आर सर्टन इन्फॉर्मेशन जो आपकी एनसीईआरटी पे भी अवेलेबल है। बिकॉज आई नो गाइज, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इसी वजह से एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने अपने नोट्स में ही ऐड कर लिए हैं, सो दैट किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, दैट इज़ एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगेन एपोमिक्सिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली होता क्या है इसमें? एपोमिक्सिस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें सीड्स की प्रोडक्शन करवाई जाती है विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिनगैमी। तो बेसिकली इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम सिनगैमी बोलते हैं। और इसमें मियोसिस भी नहीं होगी। तो उसके बिना बेसिकली सीड्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं इसी प्रोसेस के बिना, सिनगैमी और मियोसिस के बिना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आजकल हाइब्रिड सीड्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप घर पे भिंडी का सीड या मूली का सीड लेकर आते हैं, हाइब्रिड सीड्स जो लेकर आते हैं, वो इसी प्रोसेस, इसी एपोमिक्सिस के ज़रिए ही बनाए जाते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे वो हम देखेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मेथड, लेट्स सी अबाउट इट। तो ये जो मेथड है हाइब्रिड सीड्स का बनाने का फॉर कल्टीवेशन, ये बहुत बेसिकली एक्सपेंसिव रहता है। नॉट एपोमिक्सिस, जो कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ किए जाते थे, जो पुराने मेथड्स यूज़ किए जाते थे हाइब्रिड सीड्स को बनाने के लिए, उन मेथड्स की बात की जा रही है, वो बहुत एक्सपेंसिव रहते थे। तो जो फार्मर्स थे उन्हें सीड्स का ख़रीदना बड़ा महंगा पड़ता था, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो भी महंगी हो जाती थी, राइट। मोर ओवर जब भी वो हाइब्रिड सीड्स को सो करते थे, ज़मीन में लगाते थे, तो बड़ा ही मुश्किल होता था उनके लिए कि जो हाइब्रिड करैक्टर्स हैं वो मेंटेन रहे हर एक प्रोजेनी में, हर एक ऑफस्प्रिंग में। क्योंकि जो करैक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ मियोसिस, वो सेपरेट आउट कर जाते हैं। बेसिकली सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट कर जाना, अलग हो जाना। तो जब वो नई प्रोजेनी बनाएंगे तो क्या होगा, जब वो नई ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे तो जो करैक्टर्स हाइब्रिड वाले पेरेंट में होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में नहीं रहते, तो आपको हर बार नए नए सीड्स ही खरीदने पड़ते हैं। अब एपोमिक्सिस करता क्या है,
एपोमिक्सिस ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर्स इन दी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के अंदर जो उसके स्पेसिफिक जो स्पेशल करेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर मूली की बात है तो मूली मीठी होनी चाहिए, उसका वाटर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, उसका साइज़ जो है वो ठीक होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो दीज आर द स्पेसिफिक करेक्टर्स। मोर ओवर ये एक कॉस्ट अफेक्टिव मेथड है सीड्स को बनाने का, तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है फार्मर्स को। तो इस वजह से इस मेथड के ज़रिए हाइब्रिड सीड्स की फॉर्मेशन की जाती है। और जो एम्ब्रियोज़ हैं वो बनाए जाते हैं एपोमिक्सिस के ज़रिए, और वो फ्री होते हैं फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, और दे आर दी बेटर क्लोन्स देन कटिंग्स। जो हम कटिंग से या फिर लेयरिंग से जो हम प्रोजेनी बनाते हैं, उससे बेटर प्रोसेस है ये एपोमिक्सिस का। इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है और आजकल ज़्यादा यूज़ में भी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे, दैट इज़ योर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है बेसिकली? फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अगेन here the term is introduced, compatible means obviously species specific होंगे, तो एक ही स्पीशीज़ के मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो ही फ्यूज़ करेंगे। और अगर सीडेड प्लांट्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन को एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज़ सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी। और इसे सिफोनोगैमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब लेकर आता है ओव्यूल तक, और वहाँ जाके वो फीमेल गैमेट ओव्यूल के साथ जाके कंबाइन कर जाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा। सिफोनोगैमी जो है ये डिस्कवर की थी स्ट्रासबर्गर ने इन 1884। और बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इसमें 3 स्टेप्स कवर होते हैं। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला स्टेप क्या है? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन, जो ऑलरेडी हमने पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में कवर कर लिया। तो पोलन अगर कंपैटिबल होंगे, स्पीशीज स्पेसिफिक होंगे, तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट जर्मिनेट। तो पहला स्टेप ही यही है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेट करवाना। सेकेंड, आप पोलन जर्मिनेट कर चुके हैं तो पोलन की एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइज करेगी, और वो पोलन ट्यूब अब एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर। अब वो ओव्यूल के अंदर 3 जगह से एंटर कर सकती है। डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के ज़रिए ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज पोरोगैमी। एग्जाम्पल है लिली, और बहुत ही कॉमन टाइप की आपकी ये प्रोसेस है। सेकेंड इज़ चलाजोगैमी। अगर पोलन ट्यूब चलाजा के थ्रू एंटर कर रही है तो हम उसे चलाजोगैमी बोलेंगे। एग्जाम्पल इज़ वॉलनट। अगर पोलन ट्यूब इंटैगुमेंट्स के थ्रू एंटर कर रही है तो हम उसे बोलेंगे मीजोगैमी। एग्जाम्पल इज़ पिस्ताशिया। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में अब पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच चुका है। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम बोलते हैं, और इसी के अंदर फीमेल गैमेट ओव्यूल जिसे एग भी बोलते हैं वो प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली पोलन ट्यूब अपने साथ मेल गैमेट लेकर आ रहा है, उसको कहाँ तक पहुँचना है? फीमेल गैमेट के पास। तो इट हैज़ टू एंटर एम्ब्रियो सैक। अब पोलन ट्यूब क्या करेगा? वो ओव्यूल के अंदर 2 मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर देगा, और वहाँ जाके वो करेगा ट्रू फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और एक फर्टिलाइजेशन और करेगा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बेसिकली ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन रहती है। बट वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इसमें हम जो सेकंड मेल गैमेट बच जाता है उसकी फ्यूजन होती है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। वो जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस हमने, इफ़ यू रिमेंबर इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, सेंटर में 2 न्यूक्लियस रहते हैं, उसके साथ जब वो फ्यूज करेगा सेकेंड मेल गैमेट, तो उस वाली फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जनरेटिव और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को हम इस वाले टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन में अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। So double fertilization, again very important topic,
और जिस टॉपिक पे मैंने स्टार्स बनाए होंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ फोकस ओवर दीज टॉपिक्स और अच्छे से समझिए इन टॉपिक्स को। बहुत आसान टॉपिक है जो अभी तक हमने कवर किया, उसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन, नाम से पता चल रहा है आपको, डबल मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है बेसिकली। तो डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, इसमें जो 2 मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब लेकर आती है उसका फ्यूजन होता है विथ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि एक मेल गैमेट फ्यूज़ होगा एग के साथ जो कि एक फीमेल गैमेट है। ओके, इसी को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या फिर हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या फिर हम सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं। तो 1 मेल गैमेट फ्यूज़ हो रहा है एग के साथ, और जब इनका फ्यूजन हो जाएगा तो जो दूसरा मेल गैमेट बच गया उसका फ्यूजन हो जाएगा जो सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो डिप्लॉयड इन नेचर है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस इज देयर ना, तो उसके साथ जब दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन होगा इन द सेम फीमेल गैमेटोफाइट, सो दैट जो फर्स्ट मेल गैमेट और एग के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट जो कि होगा डिप्लॉयड, और सेकंड मेल गैमेट का जब डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होगा तो बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि होगा ट्रिप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड इसीलिए क्योंकि एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का और 2 न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस के। अब 3 न्यूक्लियस आ गए हैं तो टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी ट्रिप्लॉयड। तो हैविंग 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो रिस्पेक्टिवली मतलब पहला मेल गैमेट जब एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो बनाएगा जाइगोट, और जो दूसरा मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा तो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन या सिंपल न्यूक्लियस, आप सिंपल एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसने किया था? नवाशिन जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था इन 1898 में। कुछ प्लांट्स थे फ्रिटिलारिया और लिलियम के बीच में, और इसकी जो कंफर्मेशन थी इस प्रोसेस की वो गिगनार्ड ने दी थी इन 1899। और बेसिकली जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स हैं उन्हीं में होती है, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, जैसे कुछ फैमिलीज़ हैं जैसे ट्रेपिसिया, ऑर्किडेसिया, इनमें नहीं होती है डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन जिसे ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज़ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और अगेन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जनरेटिव में फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा विद एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, और वेजिटेटिव वाले में आपका सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और बनाएगा वो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। और क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं तो इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। और एंडोस्पर्म क्यों बनता है, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? बेसिकली जो जाइगोट बना उसको जो न्यूट्रिशन देना है वो एंडोस्पर्म ही देगा। तो जाइगोट से तो बन जाएगा आपका सीड और फ्रूट बन जाएगा अल्टीमेटली, बट एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग जाइगोट को खाना देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। नाउ व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस? हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों पढ़ रहे थे, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? तो बेसिकली जो मेल कैरेक्टर्स जो एंडोस्पर्म को मिलते हैं वो इसी प्रोसेस के ज़रिए मिलते हैं, और जिसकी वजह से वो हेल्पफुल है इन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड सेकेंड इज़ इट इंश्योर्स द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ओनली। एंडोस्पर्म तभी बनता है जब फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ हो चुका हो, आफ्टर दैट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, यहाँ पे पोरोगैमी के थ्रू मींस माइक्रोपाइल के थ्रू आपका जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर रहा है। तो ये देखिए, ये देयर आर सर्टन पोलन ग्रेन्स जो जर्मिनेट नहीं हुए, मींस ये इनकम्पैटिबल पोलन्स थे, बट कुछ जो है जर्मिनेट कर गए हैं। ये राइट, ये वाला पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल तक पहुंच गया है, इसने माइक्रोपाइल में एंटर किया है, थ्रू माइक्रोपाइल एंटर किया है इनटू द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक।
देयर आर सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करेगा और एक मेल गैमेट जो है फ्यूज़ करेगा एग के साथ, बनाएगा जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, इसके साथ फ्यूज़ करेगा और बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म बनाने का मतलब क्या है, ये इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा, इसे खाना प्रोवाइड करवाएगा इन फ्यूचर। तो दिस इज़ दी होल डायग्राम ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो ये इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है एक एंजियोस्पर्म में। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएंगी, आफ्टर दैट सर्टन स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म, जैसे कि जाइगोट बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद देयर विल बी सर्टन चेंजेस, कुछ चेंजेस होंगी एक प्लांट के अंदर। उन चेंजेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए।